जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ GEO 201। जी हाँ स्टूडेंट्स, BA थर्ड सेमेस्टर के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्योग्राफी का 201 का पेपर। स्टूडेंट, इस पेपर के टाइटल की जब बात करते हैं तो इस पेपर का टाइटल है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जो 4 क्रेडिट का आपका पेपर है। और स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 2022-23 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। साथ ही साथ DDU का ये पेपर है और सारे यूनिवर्सिटी से जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक मॉडल पेपर का भी काम करेगा। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि इस पेपर में GEO 201 में कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियोस को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करा, द साइक्लिंग एट वेरियस स्केल्स ऑफ मिनरल्स एंड कंपाउंड थ्रू द इकोसिस्टम इज, यानी पारिस्थितिक तंत्र में खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमानों पर चक्रण है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन को जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा है एबायोटिक एंड नॉन लिविंग कंपाउंड्स, तो कंपोनेंट्स की बात करें यानी अजैविक अवयव, और दूसरा कह रहा है बायोकेमिकल साइकिल। तो स्टूडेंट, जो पारिस्थितिक तंत्र में खनिजों और यौगिकों के विभिन्न परमाणुओं पर चक्रण होता है उसको जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोजी केमिकल साइकिल के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी राइट रहेगा। ठीक है, बायोजियो केमिकल साइकिल इसको हम बोलते हैं, जिसको जैव भू रासायनिक चक्र आप हिंदी में कह सकते हो। स्टूडेंट, कई बार आजकल देखा जा रहा है पेपर में अंग्रेजी नाम को हिंदी में ना देकर सीधे अंग्रेजी नाम दे दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आप अंग्रेजी में भी चीजों का नाम याद रखेंगे, इसलिए मैं अंग्रेजी पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट करता चलूंगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा परितंत्र क्या है। तो स्टूडेंट, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो परितंत्र है जिसको आप इकोसिस्टम बोलते हो वो बायोस्फीयर है। इसका राइट आंसर होगा बायोस्फीयर, जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, जिसको आप हिंदी में जयमंडल कहते हो। पृथ्वी पर देखिए स्टूडेंट, जयमंडल क्यों होगा, कई लोग जियोम यानी जो अब पहला ऑप्शन है उसको कह रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान से समझना कि जो जयमंडल है स्टूडेंट, इस पे पृथ्वी पर चारों ओर, जितना पृथ्वी है ना, और इसके चारों ओर 30 किलोमीटर मोटी परत, चारों ओर जो परत बनेगी पृथ्वी के चारों ओर जहां पे भी जीवन संभव है, और उसके 30 किलोमीटर मोटी परत होती है। इसमें वायु, जल, स्थल सब समाहित होते हैं। तो सबसे बड़ा परितंत्र जयमंडल ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय परितंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है, यानी सबसे कम इफेक्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर किसका पड़ता है। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है। तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कह रहा है तापमान भिन्नता का जो स्थलीय परितंत्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। ए ऑप्शन ये कह रहा है, बी कह रहा है हवा का, सी कह रहा है धूप की स्थिति यानी कंडीशन ऑफ सनलाइट की, और डी कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी जल की उपलब्धता के बारे में। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर सबसे ज्यादा कम जो असर पड़ता है वो हवा का पड़ता है। बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, विंड का पड़ता है। ठीक है, तो जो स्थलीय परितंत्र है यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे है, इस पे सबसे ज्यादा कम हवा विंड का पड़ता है। लेकिन जैसे तापमान भिन्न होगा ना, तो कुछ वनस्पतियां उगेंगी नहीं उग पाएंगी और सनलाइट नहीं मिलेगा। तो इस सनलाइट जब बहुत ज्यादा जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, किसी चीज को 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए मान लीजिए मैक्सिमम, और आपको पास 42 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर धूप तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, अगर धूप ही ना मिले सनलाइट को तो भी फसल नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर और सनलाइट दोनों जरूरी है, और तीसरा पानी की उपलब्धता की भी जरूरी है, लेकिन जो सारी चीजों के लिए। लेकिन स्थलीय परितंत्र पे हवा तेज है कम है तो इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कम फर्क की बात बोला है, कम प्रभाव की बात बोला है, तो विंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीजों को समझते चलेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ये पेपर आपका बिल्कुल स्टूडेंट अच्छा पेपर होने वाला है, और डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज को है, तो आपको क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट को, आपदा प्रबंधन और क्लाइमेट चेंज को अच्छे से समझना है इसमें बस, और ये पेपर आपका आसानी होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग का एक संभव परिणाम क्या है। ठीक है, मतलब एक संभाव्य परिणाम की बात बोल रहा है। तो इसमें स्टूडेंट क्या है कि क्या क्या मतलब ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम हो सकते हैं। तो कह रहा है इंक्रीज इन सी लेवल यानी समुद्र स्तर में वृद्धि, दूसरा कह रहा है चेंज इन क्रॉप पैटर्न फसल प्रतिरूप में बदलाव, और तीसरा कह रहा है चेंज इन कोस्टल लाइन यानी तटीय रेखा परिवर्तन। तो स्टूडेंट, ये सब ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, देखिए अब ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग ही कहेंगे, अब इसका आप हिंदी ढूंढोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा स्टूडेंट, तो इसलिए इस पर ध्यान देंगे, और डी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो सी लेवल में बढ़ना, क्रॉप पैटर्न का चेंज होना और कोस्टल लाइन का चेंज होना, ये सारे इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित ग्रह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है, यानी मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नाइट्रोजन सबसे पूछा, मेजर कॉज सबसे बड़ा कारण क्या है। ठीक है, प्रमुख प्रभाव की बात बोला है। तो ग्रीन हाउस गैस में स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। आपको मैं सीधे आपको बताऊंगा, अब आपको नोट करना है थोड़ा सा।
तो देखिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो चूंकि इसमें बस कार्बन डाइऑक्साइड ही दिख रहा है तो ये हमारा सही है। बाकी जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित नहीं करती है, ना ही ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो हमारा सबसे बड़ा गैस जो होता है, ग्रीन हाउस गैसों में भी सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, फिर मीथेन की होती है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वनों की कटाई से आमतौर पे घटती है, यानी जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या घटता है, वनों के कटने से क्या घटता है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इसमें जल्दीबाजी में आप करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ लेना और दिमाग। तो क्या घटता है, तो भूमंडलीय उष्मीकरण, देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है भूमंडलीय उष्मीकरण, यहाँ पे दे दिया है और पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो इसलिए अंग्रेजी के शब्दों को हम देखते चलेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, वनों की कटाई होगी तो गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, ड्रॉट सूखा भी बढ़ेगा, सॉइल इरोजन, ये सब बढ़ेंगे। लेकिन पूछा क्या क्या घटेगा, तो घटेगा पानी का वर्षा होना, यानी पानी का गिरना, वर्षा होना घट जाएगा स्टूडेंट। तो घटने की बात है तो रेनफॉल घटेगा और बाकी सूखा, मृदा अपर्दन और भूमंडलीय उष्मीकरण बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट, आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन का सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू, यानी कर मृदा अपरदन किसके कारण होता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन किसके कारण होता है, तेजी से शहरीकरण से। तो शहरीकरण से मृदा अपरदन का क्या लेना देना। अब फिर करा तना का कटना, ठीक है, मतलब तेजी से शहरीकरण होगा तो पेड़ों की कटाई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा किसके कारण, तो तेजी से शहरीकरण एक कारण तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर तना का कटना यानी पेड़ का कटना, अब पेड़ यहाँ हिंदी में करा तना का कटना यानी डाली का कटना और अंग्रेजी में करा कटिंग ऑफ ट्रीज, तो यानी इसको हम मानेंगे पेड़ का कटना। अगला ऑप्शन कर रहा है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, यानी पशु से अत्यधिक पौधे वौधे लगे सब चरा देना, चर जाना। तो स्टूडेंट सब सही है, तो इसको डी को मानेंगे। लेकिन देखिए कभी कभी स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश में गलत आ जाता है, तो इंग्लिश वाले वर्जन को ज्यादा सही माना जाता है। यहाँ तना कटना नहीं, यहाँ पेड़ कटना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट है, फिर भी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की कितनी भूमि वनों से आच्छादित है, ठीक है, यानी हाउ मच अर्थ लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, कितना फॉरेस्ट से ढका हुआ है। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है कि 31%, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई हमारी 2020 में, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की रिपोर्ट आई, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 में, 2020 में इसकी रिपोर्ट आई थी और इसने बताया था कि धरती जो है 31% जो अर्थ है पूरा वो जंगलों से ढका हुआ है। और बात करें कि कितने जंगल है, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर, 4.06 बिलियन हेक्टेयर वन है पूरे धरती पे, ठीक है। तो 31% है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका। और अगर नंबर संख्या में पूछेगा तो वो भी आप लिख लो, 4.06 बिलियन हेक्टेयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरे धरती पे जंगल है जो दिन प्रतिदिन घट भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोजन से यानी मृदा अपरदन से कैसे बचा जा सकता है, रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वनीकरण, यानी वनों को लगाना, एफॉरेस्टेशन इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन। और अगर बात करें बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो कह रहा है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई से मृदा अपरदन रुकेगा नहीं, बढ़ जाएगा, ओवर ग्रेजिंग से भी बढ़ जाएगा, और रिमूवल ऑफ वेजिटेशन यानी वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी जो है हमारा, सॉरी बी वाला वनीकरण जिसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं वो राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन हजार्ड, जो हजार्ड को प्रभाषित नहीं करते हैं। तो निम्न से कौन प्रकोप को प्रभाषित, प्रकोप मतलब हिंदी में प्रकोप और अंग्रेजी में हजार्ड, तो प्रकोप को प्रभाषित क्या नहीं करता है। तो कह रहा है प्रकोप चरम घटनाओं की प्रक्रिया पर प्रकर्म होते हैं, यानी जब कोई घटना जो होती है चरम पे पहुंच जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है, वो हजार्ड का रूप ले लेती है या प्रकोप का रूप ले लेती है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रकोप चरम घटनाओं के कारण होते हैं, यानी हजार्ड आर कॉज्ड बाय एक्सट्रीम इवेंट, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रकोप मात्र मानव जनित घटनाएं हैं जो आपदा डिजास्टर उत्पन्न करती हैं, ये ठीक है। प्रकोप क्या होता है, मानव जनित घटनाएं हैं जिससे आपदा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो कह रहा है प्रकोप तथा आपदा समानार्थी, नहीं, प्रकोप देखिए प्रकोप से आपदा उत्पन्न होता है, आपदा से प्रकोप उत्पन्न नहीं होता है। यानी प्रकोप छोटा रूप है और वो जब छोटा रूप बहुत बड़े स्तर पे हो जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है, तो वो डिजास्टर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो हजार्ड डिजास्टर हो जाता है, वो पर्यायवाची एक दूसरे के नहीं है, एक दूसरे के पर्याय नहीं है। आपको स्टूडेंट हजार्ड जो होता है वो मानव जनित से तो होता ही है, लेकिन नेचुरल तरीके से भी होता है। और ठीक है, जैसे अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई रोग महामारी का रूप ले ले तो ये कोरोना वोरोना तो ये प्रकोप है, ठीक है। लेकिन बाढ़ भूकंप और आपदा बन जाए कोई चीज जैसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, तो वो आपका आपदा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों समानार्थी नहीं है, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम क्या है।
व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन के मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या है स्टूडेंट? ठीक है, तो पहला करा फायर्ड विंड, दूसरा करा हैवी रेन यानी भारी बारिश भारी हवा, तीसरा करा स्टॉर्म तूफान और चौथा करा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट बाढ़ के जो मुख्य मानव निर्मित कारण है, सॉरी, जो इसमें करा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम जो है स्टूडेंट, तो ये सभी हैं। ठीक है, हम मैंने अभी जल्दी से मैं आपका 12th वाला क्वेश्चन पढ़ दिया था, तो ये सही है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो भयंकर हवा, भारी बारिश और तूफान सभी के कारण आते हैं, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण यानी फ्लड के जो ह्यूमन मैन मेड जो है, ह्यूमन रीजन्स क्या है, मैन मेड रीजन क्या है? तो वनों की कटाई मानव ही करता है, सही है। गाद सैलिटेशन, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है बर्स्टिंग ऑफ डैम यानी बांध का फटना, तो मानव की वजह से ये सारा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है? तो विच वन इज, मतलब आपका कह रहा है कि हाईएस्ट सिस्मिक अर्थक्वेक एक्टिविटी किस में, किस एरिया में होती है? हाईएस्ट सिस्मिक अर्थक्वेक एक्टिविटी किस एरिया में सबसे ज्यादा होती है? तो स्टूडेंट मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट होती है या मध्य महाद्वीपीय मेखला, और फिर करा सर कम पैसिफिक बेल्ट यानी परिशांत मेखला, मिड अटलांटिक बेल्ट। तो स्टूडेंट ये सब जो है ये भूकंपीय क्षेत्र हैं, तो और इसमें अगर हमको छांटना रहता तो हम मध्य प्रशांतीय मेखला के साथ जा सकते थे, लेकिन ये पूछ रहा है और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा आते हैं और जगहों के मुकाबले। इन सब जो हमारे ये जो बेल्ट है, कॉन्टिनेंटल बेल्ट, पैसिफिक बेल्ट और अटलांटिक बेल्ट, यहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं, तो डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अगर इसमें भी पूछता, अगर कोई एक और दे देता तो हमारा जो है पैसिफिक बेल्ट हो जाता है आंसर बी वाला, क्योंकि ये सारे हैं तो डी वाला सही है। अगला करा द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, यानी पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित है? तो फ्लो ऑफ एनर्जी में, पदार्थों के चक्रण में, बी सी कह रहा है बोथ दोनों में, और डी कह रहा है किसी में नहीं। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल यानी ऊर्जा का जो प्रभाव है, पदार्थों का चक्रण है, इस दोनों में जो होता है इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस निहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोनों में। ठीक है, बोथ इन द एबव। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। पर्यावरण में क्या शामिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द इन्वायरमेंट इंक्लूड? तो इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल होते हैं? तो कह रहा है ओनली लिविंग थिंग्स यानी केवल जीवित वस्तुएं पर्यावरण में है? नहीं, पर्यावरण में तो जो जीवित नहीं है वो भी वस्तुएं शामिल होती है। फिर कह रहा है ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट, बिल्कुल ये ठीक है, लिविंग पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों का समावेश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, केवल सी ऑप्शन का नॉन लिविंग नॉन ऑफ द अबव। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, बी वाला राइट आंसर होगा कि सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं दोनों पर्यावरण में समाहित होती हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ आपके और सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे अपलोड है, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट का रहा है सुपरसोनिक जेट का थिनिंग ऑफ, यानी सुपरसोनिक जेट किसके पतले होने का कारण बनते हैं? यानी इसको इससे समझिए कि सुपरसोनिक जेट के गुजरने से क्या पतला होता है स्टूडेंट? तो ओजोन पतला होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, ओजोन। ओजोन परत O3 जिसको आप कोड में कहते हो, ओजोन के पतले होते हैं सुपरसोनिक जेट के कारण, ओजोन पतले होते हैं। ठीक है, और बाद में ओजोन परत में छेद भी हो रही है, ये भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संचयी प्रकोप नहीं है, यानी विच इज नॉट अ कम्युलेटिव हजार्ड? तो क्या कम्युलेटिव हजार्ड नहीं है? बाढ़ है, सूखा है और सुनामी भी है, शीतलहर नहीं है स्टूडेंट, तो शीतलहर नहीं है, तो ऑप्शन सी कोल्ड वेव आप मान लोगे कि कोल्ड वेव का वो नहीं होता है, ये कम्युलेटिव हजार्ड नहीं है। बाकी बाढ़, सूखा, सुनामी जो होता है वो संचयी प्रकोप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? यानी जियोलॉजिकल डिजास्टर का क्या है, पार्ट नहीं है, वो उसका भाग नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट ज्वालामुखी ये तो है जियोलॉजिकल डिजास्टर, जिसको भूगर्भीय आपदा कहते हैं, उसी से उत्पन्न होता है, भू से ही आता है, भूकंप भी आता है, सुनामी भी आती है, लेकिन जो सागर तर्ज है, सी सर्ज है, ये भूगर्भीय आपदा नहीं है। ठीक है, तो सी सर्ज जो है सी में से उठता है, लेकिन भूगर्भीय आपदा नहीं है, तो डी वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, बाढ़ के प्रमुख मानव जनित कारण क्या है? बाढ़ के प्रमुख मानव जनित कारणों में बात करेंगे स्टूडेंट, तो वनों की कटाई है, गाद है, बांध का फटना है, उपयुक्त सभी, तो ये सभी है, डिफॉरेस्टेशन, सिल्टेशन, बस्टिंग ऑफ डैम, ये सब आ जाते हैं, तो ये उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूकंपी तरंगों के कारण आपदा का नाम? तो सिस्मिक वेव का डिजास्टर नेम, सिस्मिक वेव से कौन सा आपदा बनता है? तो स्टूडेंट सिस्मिक वेव से सुनामी आती है। ठीक है, तो सिस्मिक वेव से क्या आती है, सुनामी आती है, तो इसको सुनामी का कारण बनते हैं सिस्मिक वेव। ओके, जिसको भूकंपी तरंग आप कहते हो, मैं इसको सिस्मिक ही बोल रहा हूं, तो भूकंपी तरंगों के कारण सुनामी आती है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस प्रकार की खेती से अधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है? तो किस प्रकार की खेती से, तो स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि
जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग की वजह से होता है। जैसे तो आता रहता है और कृषि का भूमि सरकता रहता है, तो निर्वाह खेती जो होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो वो उसके वजह से क्या होती है, वो वनों की कटाई से मतलब उससे उससे वनों की कटाई ज्यादा प्रभावित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्वी भारत में विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात नदी, यानी रिवर इज फेमस फॉर डिवास्टिंग फ्लड इन द ईस्टर्न इंडिया। तो डिवास्टिंग फ्लड के लिए यानी कुख्यात विनाशकारी बाढ़ के लिए ब्रह्मपुत्रा को जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, इसको सौरो ऑफ चाइना वांगहो नाम से जानी जाती है, जिसको सौरो ऑफ चाइना मतलब सौरों का काम करता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है पूर्वी भारत में विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है, शायद इसी को वांगवो को सौरो ऑफ चाइना का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उधर ही से बहते हुए आती है। अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिक स्तर किसके द्वारा बनता है? तो ट्रॉपिकल लेवल फॉर्म्ड बाय, तो ट्रॉपिक लेवल बनता है पौधे और अपघटक यानी प्लांट और डिकम्पोजर, सही है। एनिमल एंड एनर्जी फ्लो, पशु और ऊर्जा प्रभाव, इससे भी ठीक है। फिर कह रहा है प्लांट एंड एनर्जी फ्लो, उत्पादक और ऊर्जा प्रभाव, यानी प्लांट रहेगा, एनिमल रहेगा और डिकम्पोजर एनर्जी, तो सब ठीक है। फिर कह रहा है अगला ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, तो ये सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, लेकिन ट्रॉपिक स्तर की बात कर रहा है, तो इसमें ट्रॉपिक स्तर में स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन हमारा राइट आंसर होगा। ट्रॉपिक स्तर जो है बाकी पौधे और अपघटक से ट्रॉपिक स्तर का निर्माण नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन से ट्रॉपिकल लेवल, जो 3 लेवल में है, तो पहला जो ट्रॉपिक लेवल है वो खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से बनता है ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इसको तीनों लेवलों को स्टूडेंट आप अपना देख लोगे तो और आपका टॉपिक क्लियर रहेगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द को किसने दिया? तो स्टूडेंट इसको दिया डॉक्टर एजी टांसले ने। तो ये पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया है, इकोसिस्टम शब्द दिया है डॉक्टर एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जीवमंडल का अजैविक यानी ए बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, तो ए बायोटिक में क्या आता है? ठीक है स्टूडेंट, जिसमें जान नहीं होती है वो ए बायोटिक होता है, और जिसमें जान होती है वो क्या होता है, वो आपका बायोटिक होता है। ठीक है, तो कौन सा ए बायोटिक नहीं है? तो मिट्टी है, प्रोटीन है, फास्फोरस है, कवक नहीं है। कवक में लाइफ होती है स्टूडेंट, इसलिए बायोटिक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इसको बायोटिक माना जाता है। ठीक है, तो फंगी यानी जो कवक है उसको हम लोग बायोटिक मानते हैं, बाकी जो है ए बायोटिक है, जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है, जैविक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कोई अंतर नहीं, यानी नो डिफरेंस बिटवीन, किसके दो में कोई अंतर नहीं, यानी कौन एक ही चीज का दो मतलब आपस में जुड़े हुए हैं या एक ही हैं? तो ट्रॉपिक स्तर 1 और शाकाहारी। फिर कह रहा है नहीं, फिर कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी यानी प्राइमरी कंज्यूमर एंड हर्बीवोरस। सी कह रहा है प्राइमरी कंज्यूमर और ट्रॉपिक लेवल 2। तो स्टूडेंट जो प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी जो ऑप्शन बी है ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ये तो दोनों सेम है। और डी में कह रहा है द्वितीयक उपभोक्ता और शाकाहारी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हर्बीवोरस नहीं होते हैं, वो ठीक है वो मांस खाने वाले होते हैं, तो वो हर्बीवोरस शाकाहारी नहीं होते हैं। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो एकदम फर्स्ट कंज्यूमर है, वो शाकाहारी होता है। ठीक है, जो बस घास फूस और ये सब खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, और वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। स्टूडेंट इसको कुछ ऐसे समझ लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए टाइम वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन इसीलिए मैं जैसे ये आपका जो 3-4 चरण में बढ़ जाता है, तो सबसे पहले जो होता है आपका ये जो यहाँ पे पृथ्वी है आपकी, सॉयल है, डिकम्पोजर आते हैं इसमें, डिकम्पोजर जो मतलब केचुआ चुआ जो पहले लेवल में आते हैं। अब इस वाले लेवल में आपका पौधे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इसमें प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है इसमें सेकंड लेवल में आपके प्लांट के बाद इस वाले में ये जो प्लांट के बाद वाला ये जो लेवल है स्टूडेंट, तो ये हर्बीवोरस होते हैं, जिसमें इसमें गिलहरी हो गई, आपका खरगोश हो गया, तो ये सब हर्बीवोरस है। टिड्डा हो गया जो घास फूस ही खाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरे वाले जो लेवल होता है इसमें आपके सांप कार्निवोरस हो जाते हैं। ठीक है, और सांप है, गिद्ध है, जो दोनों खा लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये आपका जो हर्बीवोरस होते हैं वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो जिसमें आपका गिलहरी है और आपका टिड्डा है, तो ये सब आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता ही हमारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो बी वाला हो जाएगा। चार्ट को आपको स्टूडेंट देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या नहीं है स्टूडेंट? तो मैंने इसको पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि पहले दूसरे क्वेश्चन में शुरुआती में बताया था कि जो इसमें होता है मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, और जलवाष्प होता है। तो नाइट्रोजन नहीं होता इसमें, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब पाए जाते हैं। तो बी वाला हो जाएगा, ये नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोस्फीयर एक शब्द है जिसका उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। तो बायोस्फीयर का यूज किसका प्रतिनिधित्व करने को कहा जा रहा है? ए कह रहा है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर संयुक्त वातावरण। तो बायोस्फीयर में कह रहा है कि ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर से युक्त
संपूर्ण वातावरण। तो ये तो हो सकता है, लेकिन और देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। तो दूसरा कह रहा है कि संपूर्ण जलमंडल पृथ्वी और साथ ही साथ अंदर पानी के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो नहीं ठीक लग रहा है। फिर पृथ्वी का एक छोटा क्षेत्र जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कि सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कि ए स्मॉल जोन ऑफ अर्थ वेयर लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर कम्स इन कांटेक्ट विथ वन अदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट लग रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट सी वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरणीय प्रकोप का क्या कारण है, यानी जो आपका पूछ रहा है कि इन्वायरमेंटल हजार्ड इज कॉज्ड बाय, तो पर्यावरणीय प्रकोप को मानव गतिविधि, प्राकृतिक। तो स्टूडेंट जो ये हजार्ड होते हैं दोनों होते हैं। ठीक है, एक मानव गतिविधि के नाते भी आते हैं, ठीक है, और दूसरा एक नेचुरली भी आते हैं, जैसे बैक्टीरिया से होने वाला, फंगी से होने वाला बीमारियां, जैसे कोविड हो गया, HIV हो गया, तो ये आपके प्राकृतिक में ही गिने जाएंगे। ठीक है, तो फंगी, बैक्टीरिया, वायरस से भी होते हैं, और जो होता है इन्वायरमेंटल हजार्ड जो होते हैं, और बाकी जो ह्यूमन एक्टिविटी से होते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों से होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे बाढ़ आ गया, डैम का टूटने से आ गया, तो वो हजार्ड है। ठीक है, अब बाकी जो है फंगी, बीमारी, बैक्टीरिया और वायरस से होने लगा, तो ये आपका प्राकृतिक है। तो ए बी दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न कहता है कौन सा एक प्रकार का प्रकोप नहीं है, कि ठीक है, तो कौन सा एक तरह का हजार्ड नहीं है। तो ऑप्शन कह रहा है केमिकल हजार्ड होता है, फिर कह रहा है भौतिक हजार्ड यानी भौतिक यांत्रिक प्रकोप बिल्कुल होता है, बायोलॉजिकल हजार्ड जैविक, जिसमें जैविक प्रकोप बायोलॉजिकल चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन ऐतिहासिक प्रकोप नाम का कुछ नहीं होता है, हिस्टोरिकल हजार्ड कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे लग रहा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात कर रहा हो, तो हिस्टोरिकल हजार्ड कुछ नहीं होता है, बाकी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं। ठीक है, ये हजार्ड के अलग अलग प्रकार हैं, जिसको आप कहते हो प्रकोप के अलग अलग प्रकार है। नोबल कोरोना वायरस का किस देश से उत्पन्न हुआ था स्टूडेंट, इसको तो पूरा भारत ही जानता होगा, और पूरी दुनिया भी अच्छे से जानती है कि ये चीन से आया हुआ था। नोबल कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो है वो चाइना से हुई है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, वो बिंदु जहां हलचल होता है जो भूकंप को सक्रिय करता है। देखिए, अब बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पूछना है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन हो सकता है। कह रहा है द पॉइंट वेयर मूवमेंट ऑकर्स दैट एक्टिवेट अर्थक्वेक। एक्टिवेट कहां से होता है, अर्थक्वेक जहां से एक्टिवेट होता है, किस पॉइंट से एक्टिवेट होता है, और जहां पे मतलब सबसे पहले हलचल, तो स्टूडेंट इसको फोकस बोलते हैं। जो सबसे पहले हलचल जहां से होती है उसको फोकस, और इसका दूसरा नाम है, अगर फोकस की जगह ना देखे हाइपो सेंटर देता है, तो फोकस को ही हम लोग हाइपो सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, हाइपो सेंटर। ठीक है, तो फोकस जो होता है वो हाइपो सेंटर होता है, और यही है जहां पे सबसे पहले भूकंप का हलचल होता है, सबसे पहले। लेकिन सबसे, और जो आपका ईपी सेंटर, जो ऑप्शन बी कह रहा है ना स्टूडेंट, जो ईपी सेंटर है, जिसको आप उप ऊपरी केंद्र कहते हैं, ऊपरी केंद्र जो एकदम ऊपर होता है फोकस के, यहाँ पे सबसे ज्यादा हलचल होती है। तो सबसे पहले हलचल केंद्र पे होती है, जिसको आप फोकस बोलते हो, और सबसे ज्यादा हलचल जो होती है वो ऊपरी केंद्र पे होती है, सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सबसे शुरुआती और सबसे पहला फोकस पे होता है, तो फोकस राइट आंसर होगा। अगर पूछ देता सबसे ज्यादा हलचल कहाँ होती है, तो वो ईपी सेंटर पे होती है। अगला प्रश्न, भूकंप भूकंप भ्रंश के साथ आ सकता है, द पॉइंट वेयर इन्वायरमेंट ऑकर्स दैट एक्टिवेट एन अर्थक्वेक। तो कहां से मतलब भूकंप एक्टिवेट होता है, कहां से आ सकता है। ठीक है, तो सामान्य, व्युत्क्रम, टक्कर सबसे हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कि भूकंप भ्रंश के साथ आ सकता है, तो नॉर्मल भी हो सकता है, रिवर्स भी, और स्ट्राइक फॉल्ट के साथ भी भूकंप आ सकता है, तो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिंदु बी को भूकंप कहा जाता है। अच्छा, जो बिंदु बी पे है, तो ध्यान से स्टूडेंट मैंने डार्क कर दिया आपके लिए, और इसको ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिख रहा है। तो जो पॉइंट बी है उसको अर्थक्वेक जब आता है, तो पॉइंट बी को क्या कहा जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉइंट बी होता है वो आपका एकदम, ये देखिए, ये आपका सेंटर है, जो ए है वो आपका सेंटर है, और बी जो है आपका स्टूडेंट वो आपका ईपी सेंटर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर जो है, अधिकेंद्र कहेंगे बी को, और ए क्या है, वो आपका सेंटर है, तो ये आपका ईपी सेंटर हो जाएगा, जिसको ऊपरी केंद्र आप कहते हो। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पंख के प्रवाह को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी वॉल्केनिक मड को हम क्या कहते हैं, तो जो वॉल्केनिक मड होता है स्टूडेंट, वो लहर कहलाता है। ठीक है, उसको हम लहर बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, लहर। लावा और मैग्मा निकलता है, लेकिन जो पंख प्रवाह जो होता है, मड होता है, उसको लहर कहते हैं। ठीक है, और मैग्मा और लावा जो है वो ज्वालामुखी से फूट के निकलता है। ठीक है, वो उसका मड नहीं होता है, गंदगी नहीं होती, एक तरह से आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है, यानी जो बात करा ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे चलते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे स्टूडेंट ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणा साउदर्न स्फीयर पे आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नॉर्दर्न यानी जो आपका उत्तरी में चलेंगे वामवर्त दिशा में, और आपके दक्षिणी में चलेंगे दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है, जिसको आप क्लॉकवाइज भी बोलते हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे ज्यादा आती है? तो स्टूडेंट भारत में जो कौन सा डिजास्टर सबसे ज्यादा आता है? तो भारत में सबसे ज्यादा फ्लड आता है, बाढ़ आता है। ठीक है स्टूडेंट, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी आपदा आती है? ये किसी भी भारत में आने वाली आपदाओं का 52% है, यानी जितना कुल मिला के आता होगा ना उतना ज्यादा बाढ़ भारत में आती है। जैसे भूकंप, लैंडस्लाइड और ये सब जितना मिला के सुनामी आता है ना, उससे ज्यादा भारत में क्या आता है? बाढ़ आता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा, सबसे ज्यादा आपदा। अगला, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? तो आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की बात करें तो अब ऑप्शन भी देख लेते हैं। निकटतम प्रभावित शहरी क्षेत्र में लोगों का बसना नहीं, शहरी क्षेत्र में बसाना नहीं आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। ठीक है, फिर कर भविष्य के प्रबंधों के उद्देश्यों के लिए मूल्यवान डेटा संग्रह। तो आपदा प्रबंधन मूल्यवान डेटा संग्रह इसका जो है उद्देश्य है, नहीं डेटा संग्रह भविष्य के लिए करके रखेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जरूर करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है, वो हल्का उसमें एक्स्ट्रा काम है, लेकिन जो मेन उद्देश्य है स्टूडेंट, ऑप्शन जब हम आपको देखेंगे डी को तो आपको क्लियर हो जाएगा। डी को थोड़ा देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा था। तो ये कहता है रिस्टोरिंग कम्युनिटी सर्विसेज फैसिलिटी रेजिडेंस टू प्री डिसऑर्डर लेवल। इनका पहला काम होता है कि सामुदायिक सेवाओं, सुविधाओं और आवासों को आपदा के पूर्व स्तर पर बहाल करना। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेवाएं होता है मतलब लोगों के जीवन को पटरी पे लाया जा सके, और जैसे पहले जो थी रिस्टोरिंग कम्युनिटी सर्विसेज फैसिलिटी एंड रेजिडेंस टू प्री डिसऑर्डर लेवल, कि पहले की तरह पे उनको आपदा प्रबंधन से लाया जा सके। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। इसमें ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि जैसे पहले जैसे जरूरत की जो चीजें हैं ना वो उनको मिलती रहे, और प्री लेवल पे जो पहले स्थिति थी उसी तरह की कुछ स्थिति बहाल की जाए कि लोगों का आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना सुगम हो सके। तो हमारे हिसाब से डी ज्यादा सही लग रहा है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, बांध कैसे सूखे का कारण बनते हैं? तो बांध कैसे सूखे का कारण बनेंगे स्टूडेंट? ये कह रहा है कि वर्षा के स्तर को कम करके, जल के स्तर को नीचे की ओर कम करके, बांध की दीवार के पीछे भूमि में बाढ़ आने से, और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो कह रहा है बांध जो है सूखे ड्रॉट का कारण, सूखे का कारण कैसे बनता है? जल स्तर को कम कर देता है। जैसे एक तरफ बांध बन जाए किसी नदी के तो वो जल दूसरी ओर तो नहीं जा सकता है, ठीक है, जब तक आप चाहे नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पानी का जब उधर पानी जाएगा इन्हें किसी नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। जैसे चाइना ने बहुत सारे बांध बनाए हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, दूसरी तरफ पानी ना जाए तो बांध इसीलिए बनाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये दूसरे एक तरफ तो अच्छा हो जाएगा, जिधर चाहेंगे हम उधर पानी भेज पाएंगे, लेकिन जिधर अगर बिल्कुल पानी की कमी रुक जाएगी तो ये बाढ़ का कारण, ये सूखे का कारण बन जाएंगे। ठीक है, और बाढ़ से अत्यधिक पानी छोड़ दिया जाएगा तो उस तरफ बाढ़ भी आ जाएगी, तो सूखे का भी कारण बनते हैं और बाढ़ का भी कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का क्या कारण है? तो व्हाट आर द काजेज ऑफ ट्रॉपिक साइक्लोन टू रोटेट? तो इनसे क्या होता है स्टूडेंट, तनाव बल यानी टेंशन फोर्स, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसको आप ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हो, तो इससे टेंशन फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, या इसको कहते हैं कोरियोलिसिस बल। ठीक है, तो स्टूडेंट जो जो आता है साइक्लोन, तो ये ना तनाव बल लगाता है, ना घर्षण बल, ना गुरुत्वाकर्षण, तो बिल्कुल नहीं लगाता। ठीक है, इस बल को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स लगाता है, ये आपको याद रखना है कि जब कोई चक्रवात आता है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक।